Good morning, student. Today we'll continue our chapter Energy Forms and Sources. Now we'll discuss what is energy transfer. In the chapter on heat and temperature, we read about transfer of thermal energy. Thermal energy can be transferred in three ways: conduction, convection, and radiation. Knowing how thermal energy is transferred from hotter object to colder object can help us control of thermal energy. थर्मल एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये हम चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ चुके हैं. देयर आर थ्री वेज ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. If we know, now we understood how energy is transferred from hotter object to colder object, and this will help us to control loss of thermal energy. Now let's see what are the sources of energy. No matter what form of energy we need, we first have to obtain it from some source. For example, the electrical energy in our home could be from coal, hydroelectric power plant or nuclear fission. The chemical energy to drive vehicle can be obtained from fuels like petrol, diesel, etc. and these are called sources of energy. Sources of energy क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है. जैसे हमारे घर में जो बिजली, आज हम लोग बटन दबाते ही लाइट जल रहे हैं या हमारे फैंस ऑन हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर ऑब्टेनिंग एनर्जी आइदर फ्रॉम कोल, that is thermal power plant, hydroelectric power plant, hydroelectric power plant और nuclear fission और nuclear power plant. तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर फिशन है या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, दीज आर द सोर्स फॉर अस. हमारे लिए वो क्या हो गया है, एक एनर्जी सोर्स हो रहा है जो हमें दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसी तरह से आप गाड़ियाँ जो चलाते हो, उस गाड़ी में आपको जो केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ड्राइव व्हीकल्स, तो वो हमें मिलती है फ्यूल से, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा. तो उनको हम क्या बोलते हैं फिर? सोर्सेज ऑफ एनर्जी. टुडे वॉट एवर कंट्री नीड मोस्ट आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन फुलफिल इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उतनी इलेक्ट्रिकल डिमांड जो है वो ज़्यादा है. इंडस्ट्री, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से लॉट्स ऑफ रीजंस ड्यू टू विच द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें ऐसे सोर्स चाहिए जो परमानेंट सोर्स हो, क्योंकि कोल है, पेट्रोल है, ये कैसे है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. To produce electricity, we need to convert energy from one form to another. The method could be direct conversion, which convert energy directly into electricity, or an intermediate conversion and then converting to electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या फिर डायरेक्ट कन्वर्शन होता है, एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या कोई इंटरमीडिएट कन्वर्शन भी हो सकता है जिससे एनर्जी को हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है. फॉर बोथ ऑफ दिस मेथड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस आर यूज. तो ये इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में हमें जो सोर्स लगते हैं वो भी डेफिनेटली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर फिशन, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये तो सारे सोर्सेस है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. नाउ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट वी आर यूजिंग, ये कितने हैं? ओनली 13%. एक्वाटिक एनर्जी जो पानी से मिल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 15% है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, और वो क्या है, थोड़ा सा उसकी जो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है या उसके साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, या गलती से कुछ उसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो रेडिएशंस उसमें से आते हैं वो आसपास की पूरी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन या लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट करती है. इसलिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन नेचुरल गैस 9% वी आर यूजिंग एंड कोल 61% वी आर यूजिंग. सी कोल
using 60%, 61%. Now conventional sources of energy, fossil fuel, coal, petroleum, LPG, kerosene, diesel, etc. are fuels. ये हमने देखा है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो या कंप्रेस नेचुरल गैस हो, CNG हो, आपका केरोसिन हो, डीजल हो, या कोल हो या पेट्रोलियम हो, ये कैसे है? दे आर डायरेक्टली यूज इन व्हीकल एंड गैस स्टोव्स. हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं. पेट्रोल को प्यूरिफाई करके डायरेक्ट हम उसको क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं. डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. These are also called as primary source for generating electricity. और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. Large amount of fossil fuel are burnt every day in power station to heat up and water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity, and these appliances are called thermal appliances because these appliances generate energy by combustion of fuel, which is then converted into electric energy. यदि हम थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एनर्जी सोर्स, प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है. पानी से जो भाप बनती है उस भाप से टरबाइन रोटेट होते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. These appliances convert chemical energy of fuel into thermal energy, which then get converted into mechanical energy, that is kinetic energy, by rotating turbine. Finally, using electric generator, this converted to electric energy. मतलब ये जो अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल. पेट्रोल में, LPG में, केरोसिन में जो भी आपकी केमिकल एनर्जी है, मतलब आप उसमें फ्यूल डाल रहे हो, फिर गाड़ी को ऑन करती हो तो आपका पेट्रोल जो है वो क्या होता है, उसका कंबशन होता है. उसमें से CO2 जो है आपके साइलेंसर के थ्रू बाहर चला जाता है और बचा हुआ पार्ट जो आपके क्या करता है, मशीन को रोटेट करता है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी. इसकी वजह से आपका व्हीकल वर्क करता है. By rotating turbine and finally using electrical generator, then this is converted into electric energy. At every step, some amount of energy is lost and it get converted into useless form. अब हर स्टेप में जैसे केमिकल प्राइमरी सोर्स से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है सेकेंडरी में और बाद में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में. तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसमें एनर्जी लॉस होता है. Power plant that run on fossil fuel usually have an efficiency of 40%, which means that only 40% of the energy of fossil fuel converted into electrical energy. मतलब जितना हम कोयला वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो उसमें से 40% जो है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, नॉट 100%. तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये हमें उसको रोकना है, या इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस हो रहा है. देयर आर सम अदर डिसएडवांटेजेस. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. और वो जो हम बर्न करते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, इसको बर्न करने के बाद क्या होता है, जो उसमें से वेपर के फॉर्म में गैसेस आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये भी हमारी बॉडी के लिए या लिविंग बीइंग के लिए अच्छे नहीं है, जो कि हवा में, एटमॉस्फेयर में हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं. कभी कभी उनका परसेंटेज ज़्यादा होने से एसिड रेन भी होता है, विच पोल्यूट वाटर एंड कैन हार्म मॉन्यूमेंट. तो एसिड रेन के तो हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में. तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, हमारा पानी भी पोल्यूट होता है. एयर तो हो ही गई है, पानी भी पोल्यूट हो गया. इसके अलावा जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स चौक में लगाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, इरोड होते हैं, खराब होते हैं. नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट हाइड्रो है, वाटर मीन्स उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है डेफिनेटली वाटर. Another conventional source of energy is the kinetic energy of flowing water or the potential energy of the water at a height. अब यहाँ पे जो पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो पानी को ऊपर से फॉल होने देते हैं. जैसे कि
पानी जो है, फ्लोइंग वाटर, जो बहता पानी है उसको यूटिलाइज करते हैं, और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर एट अ हाइट। या फिर क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आपने कभी डैम जाके देखा होगा या थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को विजिट किया होगा, तो डैम हमेशा ऊपर रहता है और उसका जो टरबाइन रोटेट होता है वो नीचे रहता है। तो जो पानी स्टोर्ड किया रहता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाटर कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो पानी बहने लगता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो उसके पास क्या होता है, फ्लोइंग वाटर के पास डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट rotate the turbine and generate electricity. Hydropower plant convert potential energy of a falling water into electricity, and the water fall on the turbine which spins and activate electric generator, which then produces electricity. इस तरह से electricity क्या होती है, produce होती है. In order to produce hydel electricity, high-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect water in large reservoir. हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट आपने कभी विजिट किया है? हाई राइज डैम्स आपने देखा होगा, तो रिवर पे जो डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं वो ऊंचाई पे करते हैं, और कैसे करते हैं, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर और देयर बाय कलेक्ट वाटर इन द लार्जर रिजर्वायर। तो रिवर का जो पानी है उसको कलेक्ट कर लेते हैं रिजर्वायर में, बाद में उसको ऊंचाई पे ले जाते हैं, एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कलेक्ट इन दिस रिजर्वायर्स। और बारिश के दिनों में इस रिजर्वायर में क्या होता है, पानी अपने आप आ जाता है। इसी तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। द स्टोर्ड वाटर फ्रॉम द हाइट लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप। और इस तरह से वो डैम में जो पानी आपने स्टोर किया है, जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे है, उसको पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है। किस लिए, टू रोटेट द टरबाइन एट द बेस ऑफ द डैम। Stored water fall freely on the blades of the turbine, and as a result the blades of the turbine spin with the help of a generator. Electricity is generated. तो जब टरबाइन रोटेट होने लगता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होती है। Hydel electricity is a renewable source of energy because after rain the water reservoir get refilled. हम बोल सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है वो रिन्यूएबल हो सकता है, क्योंकि बारिश जब होती है तब वो रिजर्वायर फिर से भर जाते हैं। There are also several disadvantages associated with hydroelectric power plant during the construction of dam and water reservoir. Huge amount of agricultural land is flooded and lost, and many people lose their homes and are displaced, and some ecological systems are also destroyed. होता क्या है यहाँ पे, इसका डिसएडवांटेज क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का? बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसके। जब हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वाटर रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तो पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उतना एग्रीकल्चरल लैंड तो क्या हो गया, आपका नॉन फर्टाइल लैंड हो गया। या बोल सकते हैं बाद में हम उसमें, यदि उसके ऊपर आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया तो आप उसमें खेती तो नहीं कर पाओगे। और उसके बाद होता क्या है कि आसपास की जो ज़मीन है इसके अलावा वो भी क्या हो जाती है, बारिश के दिनों में पूरी उसमें पानी भर जाता है, और कभी कभी वो ओवरफ्लो होने से डैम या रिजर्वायर की बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव पूरे उसमें बह जाते हैं। इसके अलावा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम भी उससे क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो नहीं बोल सकते, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बायोगैस, एग्रीकल्चरल एंड कैटल रियरिंग आर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जानी जाती है। तो हमारे यहाँ खेती और खेती से जुड़े जो भी व्यवसाय है, बिजनेस है, जैसे कैटल रियरिंग है, तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। काउ डंग इज अवेलेबल इन स्टेडी सप्लाई ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इन आवर कंट्री। गोबर, जो कि हमारे लिए एक क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट नहीं बोल सकते, जो कि एक मैन्योर बनता है जिससे ऑर्गेनिक मैन्योर, वो हमें इजीली मिल जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं,
वो एक एग्रीकल्चर के साथ सपोर्टिंग बिजनेस होता है। Cow dung cakes are burned directly and used as a fuel in many rural areas, but a large part of energy is lost in this process. गोबर के कंडे बना बना के खाना पकाया जाता है आज भी बहुत सारे गांव में, पर उसमें बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। Also, these fuel do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt. और इसके अलावा जहाँ पे चूल्हा चल रहा है वहाँ पे बहुत सारा धुआं होता है, और वो क्या करता है, फिर एनर्जी लॉस तो हो ही रहा है, आपका फ्यूल तो वेस्ट जा ही रहा है, इसके अलावा वो जो स्मोक क्रिएट हो रहा है उससे भी तकलीफ होती है। तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्यूल्स आर नेसेसरी। फिर हमें ऐसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे ये एनर्जी लॉस को हम क्या करें, बचा सकें और एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट ना करें। When wood is burnt, in a limited supply of oxygen, water and voltaic material present in it get removed and charcoal is left behind as the residue. Charcoal burns without flame, is comparatively smokeless and has higher heat generation efficiency. लकड़ी जलती है तो क्या होता है, ज़्यादा धुआं होता है, बट चारकोल को, कोयले को जलाते हैं तो वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम स्मोक यानी धुआं उससे होता है, और उससे जो हीट जनरेट होती है वो उसकी एफिशिएंसी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। मतलब चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। Cow dung, various plant material like the residue after harvesting the crop, vegetable waste and sewage are decomposed in absence of oxygen to give biogas, and biogas is a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. तो इस तरह से जो काउ डंग हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, जो एक रेसिड्यू है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज, जो भी वेजिटेबल वेस्ट है या क्रॉप का हार्वेस्टिंग होने के बाद जो भी कचरा बोल सकते हैं जिसको, क्योंकि वो फार्मर के लिए तो कोई यूटिलाइज मतलब काम का नहीं रहता है, तो उसको सब यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस है क्या एक्चुअली? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे गैस का एक मिक्सचर है जिसको हम बायोगैस बोल रहे हैं। और ये जो सारे वेजिटेबल वेस्ट है आपका, जो हार्वेस्टिंग क्रॉप के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू है या काउ डंग है, इसको डिकम्पोज करके इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो गैस निकलेगी दैट इज बायोगैस। मतलब हमारा जो वेस्ट है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और हम क्या करेंगे, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकेंगे, ताकि एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो भी हम काफ़ी हद तक बचा लेंगे, उसको एनर्जी लॉस होने से बचा लेंगे। बायोगैस प्लांट हैज़ अ डोम लाइक मिक्सिंग टैंक। अब ये बायोगैस का जो सेटअप होता है वो कैसा है, तो इसको एक आपको टैंक लगेगा। ये सारे जो आपके हार्वेस्टिंग रेसिड्यू है और क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद बचा हुआ जो रेसिड्यू है या वेजिटेबल है या काउ डंग है जो आपको मिक्स करना है, तो उसको मिक्स करने के लिए आपको एक मिक्सिंग टैंक लगेगा। और इस मिक्सिंग टैंक का जो ऊपर का कवर होगा वो डोम लाइक होगा। टैंक को कैसे मिक्स बनाना है, टैंक इज बिल्ट विद ब्रिक इन विच स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड। आपको टैंक को क्या करना है, ब्रिक के साथ, ईंटों के साथ अच्छे से बनाना है जैसा टैंक बनता है, और उसमें स्लरी मतलब काउ डंग और पानी को मिक्स करके उसमें डालना है। द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर विच इज सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। स्लरी को आप डाइजेस्टर में डालोगे जो कि एक आपका सील्ड चैम्बर है, उसका हवा के साथ कोई संपर्क नहीं है। वहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होगा और वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे वो जो
काउडंग की स्लरी है उसको, और उसके लिए कुछ दिन आपको लगते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन टू बी कंप्लीट और जनरेट बायोगैस। उसके लिए फ्यू डेज अब कुछ दिन हमें देने पड़ेंगे। एंड द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबाउ द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप फॉर यूज़। और फिर डाइजेस्टर के ऊपर जो पाइप लगा है वहाँ से गैस ऊपर आएगी और आपको क्या मिलेगी, उस गैस का आप यूटिलाइजेशन कर सके। बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल एज इट कंटेन अप टू 75% मीथेन। इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू एंड बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग। तो ये बायोगैस जो है इसमें 75% मीथेन रहता है, तो एक अच्छा फ्यूल है। एंड उसका और एक मेन एडवांटेज ये है कि इट बर्न्स विदाउट स्मोक, वो जलता है तब धुआं नहीं होता है। एंड इट लीव्स नो रेसिड्यू। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग। लाइटनिंग पर्पस के लिए भी हम बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी द डायग्राम हियर, इट इज़ द डाइजेस्टर, dome shape, it is a tank and a dome shape lid. Slurry you have to add. What is slurry? Mixture of cow dung and water. And then here anaerobic respiration takes place and the gas is out with the help of pipe, collected with the help of pipe, and whatever the residue left इसका कंपोस्ट बन जाता है, दैट इज फर्टिलाइजर। तो उसमें जो रेसिड्यू आपको में बच रहा है उसका भी हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कंपोस्ट बना के। फर्टिलाइज़र मतलब खाद हम उसका बना लेते हैं। आउटपुट ऑफ द टैंक, रेसिड्यू लेफ्ट। इस तरह से बायोगैस हमारे लिए एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, यूजफुल है। विंड एनर्जी, वी सॉ इन प्रीवियस चैप्टर how unequal heating of a landmass and water bodies by solar radiation generate air movement and causes winds to blow। हमने देखा कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो लैंडमास और वाटर जब सूरज की गर्मी से क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तो पानी जल्दी गर्म होता है और ज़मीन गर्म होने में टाइम लगता है। तो जहाँ पे पानी गर्म हो गया तो वहाँ पे एयर जो है वो कैसी रहेगी, हॉट एयर लाइट होती है तो वो अपर मूव होगी, और जो लाइट एयर है वो कैसी होती, जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है तो वो नीचे आ जाती है। इस तरह से क्या होते हैं, दिन में जो है जो विंड मूव होती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स सॉइल और अर्थ। इस तरह से विंड का हमने पढ़ा था कि हाउ विंड इज क्रिएटेड एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सोशल चैप्टर, विंड कैसे ब्लो होती है। तो ये जो विंड ब्लो होती है मतलब ये मूव होती है, तो उसके पास जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी हार्नेस्ड बाय विंड मिल टू डू मैकेनिकल वर्क। और इस विंड को यदि हम यूज़ कर लेते हैं विंड मिल के ज़रिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन अ वाटर लिफ्टिंग पम्प द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूटिलाइज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल। सबसे छोटा यूज़ हम इसका बोल सकते हैं कि हम कुएं से पानी निकालने के लिए इस विंड मिल को यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट आज की डेट में तो विंड मिल या वैसे विंड फार्म सेटअप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। To generate electricity, the rotatory motion of the wind is used to turn turbine of the electric generator. A number of windmills are erected over a large area which is known as wind energy farm. ये देखो यहाँ पे wind energy farm ऐसे सेटअप करते हैं बड़े बड़े, और विंड मिल को क्या करते हैं, ये जो विंड मिल है ये रोटेट होती है, जिसकी वजह से आपके विंड मिल रोटेट होने की वजह से आपके टर्बाइन्स रोटेट होते हैं और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विंड एनर्जी फार्म, विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टेब्लिश ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। बट एक दिक्कत है विंड फार्म या विंड एनर्जी का यूज़ करना, क्योंकि जहाँ पे ये विंड फार्म यही ऐसी जगह पे सेटअप हो सकते हैं जहाँ पे विंड का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो। विंड कॉजेज द विंड मिल टू रोटेट द टर्बाइन, द शाफ्ट एक्टिवेट द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये शाफ्ट एक्टिवेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी एट हाई पोटेंशियल
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, दूसरी जगह पहुँचाई जाती है। इस तरह से हम लोग विंड एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसमें, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी। You read the chapter and draw the diagram of this and also biogas. Thank you.